वो नमाज पढ़कर आया तो लॉन के जानिब नाजुक सरापे पर उसकी निगाह उठी और फिर झुक गई। वो लॉन की ठंडक में नमाज पढ़कर दूर आसमान को तक रही थी। इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हैं? उसे अचंभा हुआ। उसने नज़रअंदाज करके कदम आगे बढ़ाए मगर वो बेख्तियार पुकार बैठी। उसके मजबूत कदम जंजीर हुए और उस आवाज़ पर तो सारी जिंदगी ठहर सकता था वो। जी बीबी। वो उससे एक फासले पर रुक गई। आपकी तबीयत कैसी है? बीजान बता रही थी कि आप कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्या हुआ? आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते वली। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो हाल हवाल पूछते हुए उसे डांटने लगी थी। वो उसकी फ़िक्र पर तल्खी से मुस्कुराया। मुझे कुछ नहीं होता बीबी, मैं ठीक हूँ। बहुत सख्त जान वाक़या हुआ हूँ। सर झटक कर तल्खी से कहा गया। ऐसे ना कहें वली। चलें चले, मैं ऐसा नहीं कहता। सारी दुनिया कहती है कि इतनी ज़िल्लत के बाद भी मरता नहीं है। ऐसे ना कहा करें वली। अब के उसकी इल्तजा भीगने लगी थी। दुनिया जो भी कहे, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं। जो हुआ उस सब में आप कसूरवार नहीं है वली। ये दुनिया कसूरवार है। उसकी जालिम रिवायतें, झूठी अमारतें कसूरवार हैं। आप तो मासूम हैं। इस सारे किस्से में आप मजलूम हैं और ये दुनिया जालिम। खुद को अजियत देना छोड़ दें। ये हद थी। आखिरी लफ्ज़ कांप से गए थे। अमल रो रही थी। उसने अमल को रुलाया। कितना मनहूस था वो। कितनी जिंदगियां अजियत में झोंकी थी उसने। क्यों रो रही हैं आप? उसने ज़ब्त से कहा। आप रुलाते हैं मुझे। आंखें रगड़ कर साफ करती वो उस कायनात की सबसे पाकीज़ा अप्सरा लग रही थी उसे। वो चंद पल उसे देखेगा। मत रोया करें, बहुत आहिस्ता से कहा गया। उसी पल उसने आंखें उठाई थी। क्या कभी तुमने वक्त को रुकते देखा है? वो ऐसा ही लम्हा था जो ठहर गया था उन दोनों के दरमियान। उसकी गुलाबी आंखों ने उसकी शहद रंग भीगी नज़रों को छुआ था। काश वो वक्त की लगाम को कसकर थाम सकता और उन भीगती आंखों के सारे आंसू खुद में जज्ब कर लेता। अमल ने बेख्तियार आंखें झुकाई थी। वो उन आंखों की तकलीफ को मजीद नहीं सहार सकती थी। ये जख्मी आंखें उसे जख्म दे रही थी। उसका वजूद जख्म जख्म होने लगा। मेरे लिए मत रोया करे अमल बीबी, तकलीफ होती है मुझे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अमल रोती रही। वो ढेर सारा रोना चाहती थी। वो उसके लिए रोना चाहती थी, उसके हिस्से का रोना चाहती थी। वो कमरे के वॉशरूम में बेसन पर झुका मुंह धो रहा था। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ रहा तो अमल को ज़्यादा तकलीफ देगा और उस पर तो अपनी ज़ात का साया भी नहीं डालना चाहता था वो। और भीगी आंखें, उसने आंखें बंद करके बेबसी से चेहरा ऊपर उठा मगर अब वो उसकी सांसों में कतरा कतरा तहलील होने लगी थी जिसे वो चाहकर भी खुद से जुदा नहीं कर सकता था। उस रोज़ सफ़ेद हवेली में मामूल के बरखिलाफ चहल पहल थी। मुलाजमीन चुस्ती से कामों में मगन थे। वो बीजान के किसी काम से आया था। बारीकी से हवेली में होते कामों का जायजा लिया और फिर बीजान के कमरे की जानिब बढ़ गया। अरे वली आओ। वो मुस्कुराई। वली अदब से चलता सोफे पर आ बैठा। आज अमल के लिए हसन भाई अपने छोटे बेटे नफीस का रिश्ता ला रहे हैं। वो जो नजरें झुकाए बैठा था चौंक कर उन्हें देखने लगा। रगों में दौड़ते खून की गर्दिश यकदम तेज हुई थी। उसकी समातें जल उठी थी। बस अमल के फर्ज से भी आज़ाद हो जाऊं तो सुकून से मर सकूं। वो उसके अंदर होती तोड़ फोड़ से बेखबर बोल रही थी। उसने सबसे दांत पर दांत जमाए तो कनपटी की रगें उभर आईं। हाँ बेटा, तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम ज़रा शादी के इंतजामात देख लेना। रिश्ता तो बचपन से तय था, अब सिर्फ तारीख ही रखी जाएगी और शादी भी जल्दी रखेंगे, भाभी बता रही थी। उसे किस्मत के फैसले पर हंसी आई थी। उसे खुद पर हंसी आई। उसकी किस्मत इतनी भी जालिम हो सकती है, उसे उम्मीद ना थी। इतनी जालिम कि अब उसे अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले करना था और सितम ये था कि खुश दिली से करना था। जी बीजान, मैं सब संभाल लूँगा, फिक्र ना करें, ठहरे हुए लहजे में कहा और बेजान कदमों से उठाया। जीनों से नीचे उतर रहा था कि वो ऊपर चढ़ती हुई नजर आई। अमल ने उसे देखा। वो बस एक पल के लिए रुका और फिर उतनी तेज़ी से उतरा गोया जीनों को कदमों तले रोंद डालना चाहता हो और वो उसे मुड़कर देख रही थी। वली ने गाड़ी रिवर्स की तो टायर चरचरा उठे। दरवाजे पर जमे मुलाजिम ने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो गाड़ी तेज़ी से निकाल कर ले गया। सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हाथ और स्पाट सा चेहरा, वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। हाँ, वो नॉर्मल नहीं रहा था। शाहनवाज जी साहब, मुझे नफीस अहमद की ज़िंदगी का हर पहलू ला कर दो। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किसके साथ उठता बैठता है, कब जाता है, कब आता है, सब कुछ। उसकी ज़िंदगी का हर वर्क मुझे शाम तक अपनी टेबल पर चाहिए। वो इस मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। जा सकते हो तुम। बात ख़त्म करके उसने सामने धरी फाइल खोली मगर फिर सर उठाकर देखा। शाहनवाज अब तक सर झुकाए खड़ा था। कहो साहब जी,
آپ کے हरीफ पहले ही घात लगाए बैठे हैं कि कब आप ज़रा सा चूकें और वो आपको धर लें। ऐसे में हवेली वालों की ज़िंदगियों को खंगालना ख़तरनाक हो सकता है। आप एक दफ़ा फिर सोच लें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकता नवाज़, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर ये ऐसे है तो ऐसे ही सही। ठीक है साहब, आप फैसला कर चुके हैं तो मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा। वो हमेशा से उस पर भरोसा करता था। शाहनवाज़ उसका वफादार और खासा घाक मुलाजिम था। मुखालफिन की कमज़ोरियाँ जानने के लिए उसने हमेशा उस पर भरोसा किया था और उसके मुलाजिम ने कभी उसे मायूस नहीं किया था। जी साहब, वो हाशिम सरकार आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, शाम का वक्त तय कर दो। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। हाशिम वो आखिरी शख्स था जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इससे बेशतर कामों को बैक वक्त निपटा कर फाइल्स एक तरफ की उसने और आखिर में ज़मान अहमद की नूराबाद वाली ज़मीन की फ़ाइल उठा ली। ये ज़मीन मुतनाज़ हो गई थी और चूँकि ये दूसरे इलाके में आ रही थी तो उसके बहुत से दावेदार उठ खड़े हुए थे। वो भी अपने गांव के वडेरे थे और बात मनाने के फ़न में ताक, इसलिए उनके साथ बहुत सब्र से चलना था। मगर अब उसका सब्र जवाब देने लगा था, क्योंकि उस ज़मीन पर काबिज़ लोग हाशिम के जानने वाले थे और वो उन्हें मुस्तकिल वली के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था कि किसी भी तरह वो कहीं चूके और वो उसे ज़मान अहमद की नज़रों में गिरा सकें। अभी थोड़ी देर पहले जो शाहनवाज़ बोल कर गया था वो उसी का कुछ हिस्सा था। उसने लब भींच कर फ़ोन उठाया और चंद बटन दबाकर कान से लगाया। मोहसिन, नूराबाद वाली ज़मीन के जितने भी दावेदार हैं उनके नाम, पते और सरगर्मियों की सारी रिपोर्ट्स मुझे जमा करके दो और देर बिल्कुल भी मत करना। अब इस काम को मज़ीद लटकाना नुकसानदेह है। उसने हुक्म देकर फ़ोन कान से हटाया और अपनी जगह से उठने ही लगा था कि हाशिम उसके ऑफिस में दनदनाता हुआ दाखिल हुआ। वली उठते उठते बैठ गया। वो अच्छा खासा ऊंचा लंबा सा मर्द था, बिल्कुल बांस जैसा मजबूत, कसरती जिस्म पर चिपकी हुई छोटी आस्तीनों वाली कमीज़ पहने वो इंतहाई मकरूह हुलिये में नागवार सा गुजरता था। उसे लोग उसे छटा हुआ बदमाश कहते थे, क्योंकि उसका उठना बैठना ठीक ठाक किस्म के बदकुमाश लोगों में था और वली इस बात से बेखबर नहीं था। वो क्या है ना वली, तुमसे काफ़ी वक्त से मुलाकात नहीं हुई थी। तुम तो आते नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया तुमसे मिलने के लिए। ऊंची नाक रखते हो ना तुम, बस उसी का एहतराम करते खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाज़िरी कबूल फरमाओ सरकार। उसका मजाक उड़ाता लहजा वली को खुपता था, मगर अब वो वक्त गुजर गया था कि जब वो उससे दब जाता। एक जंगल में रहते रहते उसे अंदाज़ा हो गया था कि आखिर जंगल में सरवाइव कैसे किया जाता है। वो अब कमज़ोर बेबस वली नहीं था, उसके इख्तियार में बहुत कुछ था। उसके भी छटे हुए बदमाशों से दोस्तियाँ थीं, क्योंकि उसे यहाँ ज़िंदा रहने के लिए उनसे दोस्ती रखना ज़रूरी था और उसने वही किया था। अगर हाशिम ख़तरनाक था तो वली भी खौफनाक रातों का मुसाफिर रहा था। क्या काम था? उसने कहा तो सिर्फ इतना। उसका चेहरा हर जज्बे से यारी स्पाट सा हो रहा था। काम तो तुम अच्छे से जानते हो। आगे भी हाशिम था। उसके अंदर को धंसी सी आंखों में वली के लिए बला की नफरत थी, मगर वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उस जंगल ने उसको यही सिखाया था, कुछ बोलो तो पता चले। अब के उसने मुस्कुरा कर कहा। वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसे धरते धरते वो कहीं तो चूकेगा, गलती करेगा। अनजान मत बनो वली, जानते हो तुम मैं किस सिलसिले में यहाँ आया हूँ। उस ज़मीन से पीछे हट जाओ और दोबारा उसके मुतालिक बात करने की गलती भी मत करना। जानते हो ना, नूराबाद वाले लाशों को दफनाने के लिए माहिर समझे जाते हैं। अपनी कब्र वक्त से पहले मत खुदवाओ। ओ, उसके लब ओक में सुकड़े। फिर अपनी निस्वारी आंखें उसने हाशिम की आंखों में गाड़ी थीं। होंठ मुतबस्सम थे, मगर आंखों से गोया एक आग की लपेटें निकल रही थीं। उसने मुस्कुराकर हाशिम की आंखों में देखा। अपनी कब्र मैंने खुद खोदी है हाशिम, अभी से नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ तब से। और ये जो तुम मौत से डरा रहे हो ना मुझे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। भला मौत से गुजर कर आए किसी शख्स को मौत डरा भी कैसे सकती है? जानते हो मौत को कितने करीब से देखा है मैंने। वो एक पल को आगे हुआ, उसकी आंखों में झांका, इतने करीब से कि तुम अगर देख लो तो दम रुक जाए तुम्हारा। और दूसरी बात, नूराबाद वाले अगर दफनाना अच्छे से जानते हैं तो कब्रों की खुदाई में पीछे हम भी नहीं रहे। कहो, पहले तुम्हारी कब्र खोदूं या उनकी, जिन्हें तुम अपनी उंगलियों पर नचा रहे हो? उसने उसकी सारी बातों का जवाब एक साथ दिया था, उन बातों का भी जो उस पर उधार रह गई थी। बड़े हो गए हो वली, बहुत बड़े। लगता है वो जिल्लत भूलने लगे हो अब। शायद इतने अरसे में किसी ने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुम गुनाह के जवाब में पैदा हुए थे, या शायद सही। उसने कान छूकर सोचने की अदाकारी की। तुमसे इतने अरसे में तुम्हारे बाप का नाम किसी ने नहीं पूछा होगा शायद। वो बिलाशुबा बहुत गहरी चोट थी। उसकी कनपटी की रगें बेख्तियार उभरी थी।
टेबल पर रखा उसका हाथ सख्त मुट्ठी में बंद हो चुका था। वली, तुम आज भी वही हो जो थे। आज भी तुम्हारी ज़ात सवालिया निशान है। तुम्हारे लिए, इस गांव के लिए, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए तुम्हारी ज़ात सिवाय गंद के ढेर के और कुछ भी नहीं। मगर शायद तुम हवेली में रहते रहते भूलने लगे हो कि तुम हरामजादे हो। और ये हद थी। वो उठा और घूमकर टेबल की दूसरी जानिब आया और हाशिम को गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया था। उसकी खूनाशाम आंखें हाशिम की आंखों में गड़ी थी और तनफ्फुस धूकनी की तरह चल रहा था। एक भी लफ्ज और कहा ना तुमने हाशिम, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी किसी शरीफ घराने ने तरबियत की थी मेरी, और तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मौत मांगोगे, मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी। और ये मत भूलो कि अगर मैं हरामजादा हूँ तो हराम की औलादों को जन्म देते पुलिस के छापों से तुम भी बहुत दफा बचे हो। उसके जहरीले वार पर हाशिम जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मार गया तो वो बेख्तियार पीछे हटा। उसका होंठ फट गया था और उससे निकलता खून उसकी जुबान में अपना जायका घोल रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर जख्मी शेर की तरह आगे बढ़ा और झपट कर अपने टेबल पर उसे लेटाया। फिर अंधाधुंध उस पर घूंसों की बारिश कर दी। उस पर जैसे कोई जुनून सवार था। हाशिम ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो दरवाजे से जा लगा। दरवाजे का नॉब उसकी कोहनी में बहुत जोर से घुसा था। वो आगे आया और मारने के लिए हाथ उठाया, मगर वली ने उसका हाथ रोककर उसके पेट पर लात मारी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दोनों ताकतवर थे, लड़ना जानते थे, मगर आज वली ने तहैया कर लिया था कि वो हाशिम की जान लेकर रहेगा। उसी वक्त मोहसिन उसके दफ्तर में दाखिल हुआ तो ऑफिस की बिखरी हालत देख उसके 14 तबक रोशन हुए। बिखरे कागजात, उल्टी सीधी पड़ी हुई कुर्सियां, दरवाजे का टूटा नॉब और गिरे टेबल के पीछे लड़ते वली और हाशिम। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे लगते थे। उसने भागकर उन दोनों को छुड़वाया और फिर उन्हें अलग करने में कामयाब हो ही गया। दो मजबूत लोगों को अलग करना हरगिज भी मजाक ना था। हाशिम उसे गालियां देता ऑफिस से निकला तो उसने भी ठोकर मारकर बिखरे कागजात को मजीद बखेरा। उसकी हालत कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। सर आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। मोहसिन ने उसके लिए कुर्सी ठीक की, मगर वो जमीन पर गिरा मोबाइल झपट कर तेज होते तनफ्फुस के साथ ऑफिस से ही बाहर निकल गया था। उसका दिमाग माऊफ हो रहा था और जिस्म में गोया किसी ने हजारों गुना ताकत भर दी थी। गुस्से में इंसान की ताकत दुगनी हो जाया करती है। उसने सुन रखा था और आज उसे उसका अंदाज़ा भी हो गया था। शाह सर, आपको अंदाज़ा भी नहीं कि हाशिम सरकार और वली सर एक दूसरे को किस तरह मार रहे थे। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना वो दोनों एक दूसरे को मार ही देते। वली सर पर तो लगता था गोया कोई जुनून सवार हो गया। उसने बेख्तियार झुरझुरी ली थी। तुमने वक्त पर जाकर सारा काम खराब कर दिया मोहसिन। ज़्यादा खुद को दाद देने की ज़रूरत नहीं। वक्त पर पहुंचने के लिए वो लड़ाई मैंने ही प्लान की थी। शाहनवाज ने इंतहाई पुरसकून अंदाज में कहकर उसे बेसकून किया। मोहसिन आंखें फैलाए उस तक आया। वो हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर उलट पुलट कर देख रहा था। क्या मतलब आपने? लेकिन क्यों? कहीं आप वली सर को धोखा तो नहीं दे रहे? शाह सर आखिर में मशकूक हुआ तो शाहनवाज ने उसके सर पर चपत लगाकर उसे परे किया और फिर आराम से बताने लगा। जब दिल में दुश्मनी के गुबार पनपने लगे ना मोहसिन, तो बेहतर होता है कि इंसान चीख चिल्ला ले। जिस पर गुस्सा है उसे मारकर अपने अंदर का पकता हुआ लावा बाहर निकाल ले। इससे मसला हल हो ना हो, इंसान की ज़ात को एक गुना सुकून ज़रूर मिलता है। जिस पर गुस्सा हो उसे मारकर इंसान की अपनी ज़ात आसानी में आ जाती है। इसीलिए कभी कभी हाथों की लड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बस वली साहब की मदद की इस जंग में। ये आग की जंग है मोहसिन, इसमें सब खाक होगा, बचेगा कुछ भी नहीं। मैंने बस उन्हें थोड़ी सी आसानी दी है। वो बिलाशुबा बहुत माहिर और अपने फ़न में ताक था। उसे अंदाज़ा था कि कब ज़ुबान, कब दिल और कब हाथों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, और उसने वही किया था जो उसके तजर्बे ने उसको सिखाया था। तवील जंगों के लिए अपनी ताकत को महफूज रखना और दुश्मन को बताते रहना कि जिसे तुम कमज़ोर समझ रहे हो वो असल में इतना कमज़ोर है नहीं। आज की जुर्रत के बाद हाशिम को अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि वली कितना खूंखार और कितना बड़ा सर्वाइवर था। उसे बस हाशिम को यही पावर करवाना था। आपकी तो मंतक ही मेरी समझ से बाहर है शाह सर। अगर वली सर को पता चल गया तो जानते हैं ना क्या होगा। आपको डर नहीं लगता? आपकी तो मंतक ही मेरी समझ से बाहर है शाह सर। अगर वली सर को पता चल गया तो जानते हैं ना क्या होगा। आपको डर नहीं लगता? मैंने वो किया जो एक वफादार मुलाजिम को करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना डालो और ये बताओ जो काम तुम्हें दिया था वली सर ने वो हुआ या नहीं? उसने फाइल्स की वर्करदानी करते हाथों को रोक कर पूछा तो मोहसिन ने खाकी लिफाफा
उसकी जानिब बढ़ाया। वो लोग अच्छे खासे खतरनाक लोग हैं शाह सर, आप वली सर को आगाह ज़रूर कर दीजिएगा, मैं अब चलूँगा। वो ऑफिस से बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया तो शाहनवाज ने गहरा सांस लेकर खाकी लिफाफा खोला और अंदर रखे पर्चों को पढ़ते उसकी पेशानी के बलों में इजाफा होता चला गया। ये क्या हाल बना रखा है वली? असगर उसका वाहिद दोस्त था इस भरी दुनिया में, उसका वाहिद रिश्ता जिसने उसे उसकी खामियों, उसकी बदनामियों और उसकी जिल्लत के साथ कबूल किया था। अभी वो बिखरी हालत में उसी के पास आया था। वो हमेशा उसकी इस तरह की हालत देख परेशान होता था। कुछ नहीं, उसने आस्तीनें चढ़ाकर सोफे में धंसते हुए कहा तो असगर सीधा हो बैठा। वो उसकी ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ था। किसी से लड़कर आई हो क्या? ज़बरदस्त, बस एक बात बता दो, जिंदा तो बच गया ना वो, मरा ही तो नहीं है वो? असगर ने उसके जवाब पर मोहताज सा उसे देखा और फिर संभल कर हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसकी नाक पर आई खराश को छुआ तो वली बेसाख्ता पीछे हुआ, नागवारी से असगर को देखा। असगर ने उसके नागवारी से देखने पर दांत निकाले थे। मालूम है कि तुम जवान और मजबूत हो, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम जिसे भी चाहोगे मारोगे। इस दुनिया में कानून और पैसे की राजधानी है। मारने से पहले ये ज़रूर देख लिया करो कि आगे वाला तुमसे उन दोनों चीज़ों में बड़ा तो नहीं, और अगर वो बड़ा है तो। वली ने उसे माथे पर बल डालकर देखा तो उसकी फिसलती जुबान संभली, तो भी साले को उतना ही मारना चाहिए। थूक निकलकर बात मुकम्मल उसने की तो वली ने आंखें मूंद कर सर सोफे की पुष्ट से टिकाया। उसके सर के पिछले हिस्से में बेतहाशा दर्द हो रहा। डोर नॉब लगने की वजह से उसका पूरा हाथ दर्द की शिद्दत से फट रहा था और फटे होंठ से खून निकलकर वहीं जम गया था। जिसने भी मारा है, बचकर तो वो भी नहीं गया होगा यकीनन। असगर ने उठकर सामने रखी लंबी दराजों वाली टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और फिर उसके बराबर में रखा तो उसने आंखें खोलकर उसे देखा। क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो? खुद साफ करो अपने जख्म। माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी, बको मत। वो बमुश्किल सीधा होकर बैठा और फिर आस्तीन ऊपर करके कोहनी पर लगा जख्म देखने लगा। खून उसके हाथ पर जम गया था। उसने हाथ चलाया तो दर्द की टीसें उठने लगी। मतलब कोई भी काम सीधा मत करना तुम, हर वक्त अंडरटेकर की तरह बस आंखें चढ़ाए रखना और लोगों को मारना पीटना। वेल डन। किसी का नहीं तो उस परी का ही ख्याल कर लो जो तुम जैसे जिन के साथ उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। ओपन किचन में खड़ा वो चाय का पानी रखता मुसलसल उसे जली कटी सुना रहा था, मगर माथे पर आए जख्म को हाथ से छूता वली अमल के जिक्र पर बेख्तियार रुका था। उसकी गर्दन में गिल्टी उभरकर मासूम हुई। उसकी ज़िंदगी की वाहिद आसानी किसी और के बाग का फूल बनने जा रही थी। उसके पास जीने का जवाब पहले भी नहीं था, मगर अब उसे मौत ज़्यादा सहल लगने लगी थी। पहली बार उसका दिल दुखने लगा तो उसे एहसास हुआ कि जिस्मानी जख्मों से कहीं ज़्यादा तकलीफ तो वो जख्म दिया करते हैं जो नज़र ही नहीं आते थे। ओ हेलो, जख्म साफ करो अपने, अखा गुंडे लग रहे हो। और एक बात बताओ, कब जाना है रिश्ता लेकर तुम्हारा अमल के लिए? जल्दी बता देना, मुझे तैयारी भी करनी है। उसने चाय उसके सामने टेबल पर रखते कहा तो वली दांत पर दांत जमाता उठ खड़ा हुआ। कभी भी नहीं आए? क्यों? क्योंकि अब वो मेरी कभी नहीं होगी। क्या मतलब? अब के असगर ने नासमझी से उसे देखा। वो कमीज़ का गिरेबान जरा सरकाए गर्दन पर आए जख्म के जमे खून को साफ कर रहा था और उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी तैरने लगी। ये लफ्ज़ कहना भी तकलीफ देता था कि वो उसकी कभी नहीं हो सकती। असगर ने उसकी खामोशी में छुपे बहुत से मफाहिम समझकर गहरा सांस लिया और उदासी से अपने दोस्त को देखे गया जो आंसू छुपाने की कोशिश में अपना पूरा सर झुकाए गर्दन के जख्म को देख रहा था। वली इधर आ, निसार ने हुक्मिया उसे अपने पास बुलाया था। ये उन वक्तों की बात है जब वली सिर्फ 13 साल का था। उससे बड़े निसार, बख्तियार, नज़ीर, यहाँ तक कि घर के कुछ मुलाजिम भी उसकी तजलील का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। वो उन सब से सहमा सहमा डरा डरा रहता था। कभी वो लोग उसके पीछे हवेली के कुत्तों को लगा देते और वो भाग भाग कर अपनी जान बचाता। कभी कुत्ते उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया करते और कभी मोहल्ले के बच्चों से उसको पिटवाया जाता। उसके स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी लोगों को उसके माजी से आगाह करने वाले इस हवेली की औलादें थीं जो उससे हर गुजरते लम्हे में नफ़रत किया करती थी। उसे उनकी नफ़रत की वजह आज तक समझ नहीं आई थी। लोग उसे मकरू गर्दान कर उससे फ़रार क्यों चाहते थे? उसे इस बात की समझ इतनी छोटी उम्र में आ भी कैसे सकती थी? मगर उसे इस बात का अंदाज़ा था कि जो भी उससे उसके बाप का नाम पूछता तो पूछने वाले के चेहरे पर अजीब किस्म की कमीनगी फैली होती। वो जवाब से ज़्यादा उसके चेहरे के बदलते तासुरात से हिज़ उठाया करते और सबसे ज़्यादा अजियत उसे यही चीज़ देती थी।
निसार के बुलाने पर वो सहमा सा करीब आ खड़ा हुआ। बख्तियार, हाशिम, नफीस और नज़ीर आपस में बातें कर रहे थे। उसे आता देख वो यकदम खामोश हुए। अरे वली, ज़रा अपने बाप का नाम तो बता। निसार ने सफाकी से मुस्कुराकर उसके चेहरे पर सवाल का तमाचा मारा तो वो सबसे सुर्ख हुआ। वो चारों भी मुतवज्जो होकर उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। बता ना। हाशिम ने हद कर दी थी कमीनगी की। मुझे नहीं पता। आप लोग मुझसे ऐसे सवाल मत किया करें, मैं बीजान को बता दूंगा। उसने ज़ोर से मुट्ठी भींचकर सुर्ख चेहरे के साथ कहा। ए, ज़्यादा बकबक मत कर, सीधी तरह से बता दे। अब के बख्तियार ने कहा तो उसका खून खौल उठा। मुझसे ऐसी बातें मत किया करें आप लोग। उसकी निस्वारी आंखें अब भीगने लगी थी, गुस्से से, गम से। वो लोग उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे, उसे बेलिबास करने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। उसका वजूद बिखरने लगा, उसका बचपन अजियत बनने लगा, उसकी ज़िंदगी अजाब का गड्ढा बनती जा रही थी। हरामज़ादा। नज़ीर अहमद की फुकार ने उसे पल में भस्म करके रख दिया था। हराम की औलाद, हमारे घर में आकर हमारे ही सामने खड़ा होकर हमें जवाब देता है। बख्तियार ने उस मासूम रुखसार पर रखकर सन्नाटेदार चांटा मारा था उसके, तो वो दूर जा गिरा। उसके होंठ से खून आने लगा। उसने बेख्तियार अपने होंठ को छुआ, रोल दिया था। उसके माँ बाप ने उसे मिट्टी में रोल दिया था। बख्तियार उसे अब लातों से मार रहा था। वो उसके बाप की मोहब्बत में हिस्सेदार था, वो उसके हिस्से की मोहब्बत उनसे ले रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो, हरगिज़ नहीं। वो हिज़यानी अंदाज में लातें उसके मुंह पे मार रहा था और वली नीचे गिरा बिलबिला रहा था। उसका लिबास खाक आलूद हो गया, खींचा तानी में जगह जगह से फट भी गया था। किसी ने बीजान को इत्तला दी तो वो दौड़ती हुई हवेली के पीछे वाले दालान में आई। बख्तियार मुस्तकिल उसके चेहरे पर लातें मार रहा था। वो चारों बैठे दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे और वली, वो तड़प रहा था माहिए बेआब की तरह। उनका कलेजा मुंह को आया। बख्तियार, छोड़ वली को, कमबख्त, मैं कहती हूँ दफ़ा हो यहाँ से। वो अंधाधुंध दौड़ती हुई आई और बख्तियार को परे धकेला। वली बेदम सा हुआ, गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसकी आंखें बंद हो जा रही थी। कुछ खुदा का खौफ करो तुम लोग, बच्चे को अजियत देते कौन सी तस्कीन पहुंचती है तुम सबको। वो उसको साथ लगाए उनको कोस रही थी। बख्तियार ने पेशानी पर उभरा पसीना आस्तीन से रगड़ा। इस वाक़ये के बाद वली को शदीद बुखार ने आन घेरा। वो मुस्तकिल बीमार रहने लगा था। उसका अंदर खोखला हो गया था। उसका वजूद, उसकी सोच सब खाली हो गए। उसे लोगों से मिलने के ख्याल से ही खौफ आने लगा था। वो उसे अजीब सी नज़रों से देखते तो उसके वजूद पर सांप लौटने लगते। उसकी रूह झुलस कर खाक हो जाया करती। वो खुद को आईने में देखता तो दिल करता कि आईना तोड़ डाले, अपना मुंह नोच ले। उसकी ज़ात पल पल मर रही थी। वो पल पल जहर दिया जा रहा था और उस जहर की कड़वाहट उसके खून तक को जहरीला कर रही थी।